Hello and welcome to my new video of chapter 9. First of all, I would like to express my heartiest thanks to all of you to watching my video more and more times, because today I got a mail from the YouTube uh, informing about me that your 9th class students is watching your video much more in comparison to the other. So दिल से शुक्रिया आप सबका मेरी वीडियोस को देखने के लिए। इस चैप्टर को थोड़ा सा हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। इस चैप्टर को हम बिल्कुल भी आपके बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि कि हमें लगता है कि इसके बारे में हम बहुत सारी बातें आपसे करें और करना भी चाहिए, जरूरी है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि मैटर ये बनता है मॉलिक्यूल्स या एटम से। किससे बनता है बच्चों? मॉलिक्यूल्स या एटम से। अच्छा, ये मॉलिक्यूल्स या एटम बनते हैं किससे? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियस किससे बनता है? न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन से, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। क्या कभी आपने किसी भी बुक में या किसी भी टीचर के से ये सुना है कि मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में इससे भी छोटा कुछ होता है? आप सबका जवाब अफर्मेटिव होगा, नहीं। तो इसका मतलब जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली मिलते हैं तो न्यूक्लियस को बनाते हैं, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स जब मिलते हैं तो फिर मॉलिक्यूल्स या एटम्स बनते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स और एटम की जो असेंबली होती है उसे हम मैटर कहते हैं। अब मैटर क्या हो? मैटर की भी आपको पता होगी 3 स्टेजेस होती हैं, मतलब स्टेबल 3 स्टेजेस। वैसे तो प्लाज्मा भी माना जाता है, लेकिन प्लाज्मा के अंदर गैसियस फेस और लिक्विड फेस एक दूसरे से कोएग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। वो बियॉन्ड द स्कोप है, हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैटर की 3 स्टेज आप जानते हैं। एक होती है सॉलिड, जिसमें शेप एंड साइज दोनों डेफिनिट, शेप एंड साइज डेफिनिट, दोनों ही चीजें, शेप एंड वॉल्यूम डेफिनिट, ठीक। लिक्विड में वॉल्यूम तो डेफिनिट, but shape is not definite. Gases neither volume nor shape definite. Neither volume nor shape definite. ये दोनों ही डेफिनेट नहीं होते, ये आप सबको पता है। ये आप जैसे स्प्रे यूज करते हैं, तो स्प्रे कंटेनर में उसे आपने छिड़क दिया, अब वो पूरे कमरे में महक गया। तो गैसियस फॉर्म में था, तो गैसियस के पास एक्सपैंड करने की क्षमता ज्यादा होती है। अब वही एक गिलास पानी रखा है, तो पानी तो अब वही पानी उठा के आप जग में रख दीजिए, तो शेप तो बदल जाएगा, लेकिन एक गिलास पानी जग में भी जाकर एक ही गिलास रहेगा, यानी एक ही आदमी एक बार में उसे पी सकता है। 2 आदमी नहीं पी पाएंगे, 2 गिलास पानी चाहिए होगा। लेकिन सॉलिड क्या है साहब? सॉलिड, अब जैसे मान लीजिए कि आपके कमरे में ही जहाँ स्टडी टेबल पर आप बैठे हुए, आपके पास आपका पेंसिल बॉक्स है, वो चाहे आप किसी भी शेप में रखिए, उसका वॉल्यूम भी डेफिनिट है, उसका साइज भी डेफिनिट है। तो बच्चों, मैटर के बारे में ये 2 चीजें। अच्छा, अब एक तुम्हें क्लासिफिकेशन में मैटर का और बताता हूं। मैटर का एक क्लासिफिकेशन और, अपन जब गिरते तो कहां जाते? सीधे जमीन में। क्यों जाते भाई? क्योंकि कि हमें 9th क्लास में ये भी सिखाया गया था, everybody attracted toward the center of earth due to the gravitational force, हैं, लेकिन हैं which is
डेवलप ड्यू टू द मास। तो एक बात बताओ, मास कहीं दिखता है? कहोगे नहीं, मास नहीं दिखता, लेकिन हम नीचे जाते हैं तो दो ऐसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो दिखती तो नहीं लेकिन जिनके इफेक्ट दिखाई देते हैं। एक होता है मास। अब मास है किसी ऑब्जेक्ट में, इसका सबूत है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, और ऐसे ही एक दूसरी प्रॉपर्टी है, जैसे आप खुदा ना खास्ता किसी लाइव वायर को पकड़ ले या झटके से आपके घर के सॉकेट में आपकी उंगली चली गई तो आपको शॉक लगेगा, जर्क लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ही एक और प्रॉपर्टी होती है चार्ज। अब इसी चार्ज से ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा खेल है, चार्ज से ही करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा खेल है। तो चार्ज के बारे में हम समझें। चार्ज है, इस बात का सबूत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखिए ये सब 12वीं कक्षा का है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज के बाद आप मैटर की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान लीजिए। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज जो दिखती नहीं है, आंतरिक होती हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। मैटर की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, एक है मास, दूसरा है चार्ज। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यानी इसमें दो दो इफेक्ट हैं। चुंबक से सिक्का चपकना मैग्नेटिक इफेक्ट है, आपको करंट का लग जाना इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और जब ये दोनों कंबाइंड हो जाए तो फिर हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा फ्लो चार्ट अब आप बना लीजिए, इसे वीडियो को पॉज कर कर इसे बना लीजिए। इसके आगे बढ़ता हूं। ठीक, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्यों बताया भाई? व्हाट इज चार्ज? देखो, जब तक चार्ज को समझोगे नहीं तब तक चार्ज चलेगा नहीं, जब तक चार्ज चलेगा नहीं तब तक करंट बनेगी नहीं, जब तक करंट बनेगी नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगी नहीं। इसलिए पहले चार्ज को समझो। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? अच्छा, ये 10th में भी काम आएगा तुम्हारे, इसीलिए 1 साल की एडवांस बुकिंग। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? द intrinsic property of the matter due to which it attract or repel, another matter। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाया था, तो फ्लो चार्ट के सबसे डाउन में क्या लिखा था? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीन के तीनों क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या है ये? फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इसीलिए चार्ज की एक दूसरी डेफिनेशन हम यूं देते हैं, और द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज carried by some fundamental particles। देखो, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, some fundamental particles like proton and electron, due to which they attract or repel, another फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक, अब ये समझना हमारे लिए जरूरी। अगर हम करंट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें इसको समझना पड़ेगा। भूल जाइए आपकी किताब में क्या लिखा है। आपकी
किताब आपको मुबारक। हम जैसे समझा रहे हैं वैसे समझिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप सबसे ज्यादा हमारा वीडियो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, अगेन थैंक यू। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कैरिड बाय सम फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये प्रॉपर्टी होती है, ये आपके मकान की प्रॉपर्टी नहीं, ये आपकी गाड़ी नहीं, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये कुदरत ने दे रखी है। किसको? इलेक्ट्रॉन को। किसको? प्रोटॉन को। क्या करने की? रिपेल करने की। क्या करने की? अट्रैक्ट करने की। ठीक, तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये होती है, इस बात का भी सबूत हम आपको देते हैं। रिपेल अनदर फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। अब ठीक, अब कुछ बातें हम इसके बारे में लिख लेते हैं। चार्ज एक्सपेरिमेंट शोज दैट, experiments prove that charges are of two types. Charges are of two types. ठीक, नंबर 2, प्रोटॉन अज्यूम टू बी पॉजिटिवली चार्ज। देखिए, ये अज्यूम किया गया, दुनिया की कोई ताकत ये साबित नहीं कर सकती कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर यह बात कही कि चूंकि एटम कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास चार्जेस जो होंगे उनका नेचर अपोजिट होगा। तो प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दे दिया। प्रोटॉन अज्यूम टू बी चार्ज पॉजिटिवली, प्रोटॉन अज्यूम टू बी चार्ज पॉजिटिवली। वाई? इलेक्ट्रॉन assumed to be charged negatively, ये assume किया गया बच्चों। तीसरी बात, like charges repel each other, while unlike charges attract each other, ये बातें नोट कर डालो। ठीक, अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, while unlike charges attract each other। अच्छा, तुम्हें मैं और बताता हूं। तो चार्ज, अब सुनो प्यारे बच्चों, चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी having SI unit कूलम। इसको एब्रीविएट करते हैं सी से, अच्छा, अब एक चीज और बताऊंगा तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अपन ने ऊपर क्या समझा? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चलो जरा ध्यान से देखो इस फिगर को। यहां पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज लाके रखा है, ठीक। इसकी थोड़ी दूरी पर अगर हम एक चार्ज क्यू नॉट लाके रखें, ये हमारा ऑब्जर्वेटरी चार्ज है। जैसे स्क्रू ड्राइवर से हम चेक करते हैं कि कहीं करंट है या नहीं, वैसे ही हम एक फील्ड को चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो है या नहीं, ठीक। वो कैसे चेक करते हैं? पॉजिटिव चार्ज। ठीक उतनी ही दूरी पर, मान लो ये दूरी आर,
उतनी ही दूरी पर हम एक चार्ज क्यू नॉट यहां भी प्लेस करके देख लें, इसी को घुमा दिया है मैंने भैया, अब ये यहां आ गया, तो इसके ऊपर यहां भी फोर्स लग रहा था रिपल्सन का, और ये यहां भी रिपल्सन ही महसूस कर रहा था। फिर इसको हम घुमा के लाए यहां उसी रेडियस में, ये आर रेडियस है। फिर हम यहां पर जब क्यू नॉट को रखते हैं तो हम पाते हैं कि फिर भी वो रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर हम जब यहां पर लाते हैं तो फिर भी हम देखते हैं कि वो रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इस रेडियल डिस्टेंस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप क्यू नॉट को रखते हैं तो आप पाते हैं कि वो एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जैसा कि आपको नोट पॉइंट में बताया गया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अच्छा, पहली जो नोटिसेबल बात है वो ये कि क्या हमने इसको इससे टच कराया है। भाई आज से पहले तक तो आप यही जानते थे ना कि धक्का देने के लिए आपको किसी को टच करना पड़ेगा, हैं? लेकिन ये धक्का महसूस तो कर रहा है लेकिन बिना टच किए हुए। इसे कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस। क्या कहते हैं इसे? एक्शन एट अ डिस्टेंस। यानी क्यों? क्योंकि ये फोर्स क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है? क्यों? क्योंकि ये क्यू की फील्ड में है, इसकी फील्ड का असर है, यहां भी एक्सपीरियंस करेगा, यहां भी एक्सपीरियंस करेगा, यहां भी एक्सपीरियंस करेगा, यहां भी एक्सपीरियंस करेगा, यहां भी एक्सपीरियंस करेगा। तो इसीलिए कहा गया द स्पेस और रीजन, द स्पेस और रीजन around any charge, the space or region around any charge in which another charge experiences a force of attraction or repulsion, experiences a force of attraction or repulsion is called electric field. इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अच्छा, अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले और चीज लिखिए, इसका फार्मूला, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी having SI unit न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अभी घबराओ नहीं, हम इलेक्ट्रिक करंट ही चालू करेंगे लेकिन थोड़ी देर में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। We will know that field as an electric field. We know that field, that region as an electric field. अच्छा, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष में मत पहुंच जाना। स्पेस का मतलब चार्ज के आसपास का 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल, जब हम तीनों डायमेंशन कंसीडर कर लेते हैं तो उसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या करते हैं? स्पेस, है ना? स्पेस समझते ही आदमी चांद पे पहुंच जाता है। चांद पे बच जाइएगा, धरती पर ही रहिए और धरती की बातें सुनिए। तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत टाइप की होती है, लेकिन मैं तुम्हें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता हूं। ये देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत ध्यान से देखना, बस करंट पर आ ही गए। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, सब 12वीं में और 10वीं में फिर से बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपने उसमें पढ़ा होगा इनफाइनाइट से आने वाली रेज जब इसी लेंस या मिरर पर, अभी तो आपने मिरर पढ़ा, मिरर पर गिरती हैं तो वो पैरेलल टू द
लेंस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल रेज है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए। तो ये पैरेलल रेज क्यों आएंगे? क्योंकि इसका जो सोर्स चार्ज था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स चार्ज था वो इनफाइनाइट पर कहीं रखा हुआ है। क्यू नॉट कहाँ रखा हुआ है? क्यू एट इंफिनिटी। कहाँ रखा हुआ है? क्यू इंफिनिटी पर रखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज एट इंफिनिटी, सोर्स चार्ज एट इंफिनिटी। अच्छा, ये एक अकेला तरीका नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म करने का, और भी तरीके हैं। खैर वो सब बात की बातें, वो आपके समझने के लिए नहीं है। अब यहां मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, चलो मान लो इंफिनिटी यही दिखाई दे रहा हूं, क्यू नॉट, क्यू। अब एक चार्ज है क्यू नॉट, इसको तुम इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा भाई, आपको पता है। लेकिन तुम चाहते हो कि ये यहां से यहां आ जाए। अरे बाप रे, मतलब इसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मिसाल के तौर पर एक दूसरा केस इसी में कंसीडर करें, ये माइनस क्यू नॉट होता तब ये खुद ही चला आता, क्योंकि ये इसकी तरफ फोर्स लग रहा है ना, तो इसमें वर्क ऑब्टेन्ड होता। यहीं से शुरू होता है इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। अब इसको हम और अच्छे से समझाते हैं तुमको। तो एक बात तो क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गया? कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट मोशन सेल्फ होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट नेगेटिव चार्ज की मोशन सेल्फ होती है। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज को अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाना चाहेंगे तो वर्क डन करेंगे, और अगर आप नेगेटिव चार्ज को आप इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाना चाहेंगे तो वर्क डन करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, धीरे धीरे बोल के रिपीट कर देता हूं। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ देंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, और अगर आप उसे खुद से मूव कराना चाहेंगे, आपका मतलब एक्सटर्नल एजेंट, तो फिर वो अगर आप उसे खुद से मूव कराना चाहेंगे तो वो फिर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराना है, और उसमें आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसे ही एक नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को अगर खुद मूव करना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा, और आप चाहें कि वो मूवमेंट में आ जाए तो फिर आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें वर्क ऑब्टेन्ड कब होता है? पॉजिटिव चार्ज के केस में, जब वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चले। इसमें वर्क ऑब्टेन्ड कब होता है? जब ये अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चले। इसमें वर्क डन कब होता है? जब अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड चले। और इसमें वर्क डन कब होता है? जब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चले। अब इतनी बकवास मैंने क्यों करी? क्योंकि करंट को समझने के लिए जो मैं तुम्हें माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाऊंगा उसमें एक और टेक्निकल टर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बाद तुम करंट बहुत अच्छे से समझ जाओगे। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये दो पॉइंट्स हैं, ये तुम्हारी किताब से बहुत हटके है बेटा। ठीक, अच्छा तुमने यहां पर एक चार्ज क्यू रखा, ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। बेटा वेक्टर के ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है तो वो वेक्टर बन जाता है। अब ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, आप चाहते हैं कि ये यहां से यहां चला जाए। ठीक, अपोजिट टू द फोर्स 180 डिग्री का एंगल अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए लिया जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस, देखिएगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the ratio of
वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम one point to another without acceleration to the magnitude of charge. Magnitude of चार्ज। ठीक, अच्छा भाई, बी से ला रहे हो, कहां ले जा रहे हो? ए पे ले जा रहे हो, तो वी बी माइनस वी ए, वी बी यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू नॉट। ये फार्मूला, ये सब 10वीं में काम आएगा और फिर 12वीं में काम आएगा, इसलिए एडवांस बुकिंग चल रही है। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अच्छा, इसे नोट कर डालो तो हम और लिखें आगे। वीडियो को पॉज करके नोट करो, इसे हम आगे बढ़ाते हैं। अब बस करंट आ गई। हालांकि बहुत चाहे तो हम इसमें बहुत सारे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बहुत सारी बातें आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है, इसी से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो बच्चों, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। Having SI यूनिट वोल्ट, इसे V लिखते हैं। 1 वोल्ट यानी V इज इक्वल टू 1 जूल J अपॉन कूलम। कूलम आप जानते हैं एसआई यूनिट चार्ज की होती है और जूल एसआई यूनिट वर्क डन की होती है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आ गया भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब दो बातें और मेरी तरफ से नोट कर लो। पॉजिटिव चार्ज मूव इटसेल्फ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मूव इटसेल्फ इन इलेक्ट्रिक फील्ड from high potential to low potential। खुद से अगर मूव करेगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। नंबर 2, नेगेटिव चार्ज मूव इटसेल्फ in electric field from low potential to high potential, to high potential। ठीक, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अच्छा, अब हम आते हैं तुम्हारी किताब के पहली टॉपिक पर, करंट। व्हाट इज करंट? करंट क्या है? करंट क्या है? अपन ने पहले क्या समझा? चार्ज क्या है। अपन ने दूसरा क्या समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तीसरा क्या समझा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अब हम क्या समझेंगे? करंट, क्योंकि करंट में इसका काम जरा देखना। पहले करंट बता दे, फिर करंट का सोर्स बताएंगे। देखो, करंट
इसकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है चार्जेस इन मोशन। चार्ज इन डायरेक्शनल मोशन, ऐसे तो चार्ज मोशन में होता ही है, डायरेक्शनल मोशन करंट यही होती है। अब जो तुम्हारी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा वो बहुत ही स्पेसिफिक, 12th क्लास में आपको करंट की हम 4 क्लास बताएंगे, आप मेरे वीडियो में देख भी सकते हैं जो 12th के लिए बना हुआ है, यही बहुत डिटेल में आपको मिलेगा। डायरेक्शनल मोशन चार्ज की जो है वो करंट कहलाती है, लेकिन करंट 4 टाइप की होती है, ठीक है। लेकिन अभी हम फिलहाल आपके सामने डिस्कस नहीं करेंगे। एक चीज यहां पे लिख देंगे, वी नो दैट a conductor contain enormous number of free electrons. A conductor contain enormous number of free electrons which are in random motion, which are in random motion। ये रैंडम मोशन में होते हैं बच्चों, ये रैंडम मोशन में है। अच्छा अब देखो ये एक कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल शेप का ही वायर होगा, समझने के लिए हमने थोड़ा बनाया। ये आपके कॉपर वायर भी हो सकते हैं जो आपके घर की वायरिंग में यूज किए जा रहे हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये रैंडम मोशन में है। रैंडम का मतलब डायरेक्शन का कोई पता ठिकाना नहीं, शाहरुख खान हुआ जा रहा है, ना मेरी कोई मंजिल ना मेरा कोई ठिकाना, कहाँ जाएंगे कब कितना गाएंगे गाना। अब ये देखो रैंडम मोशन में है, ऐसे ऐसे कभी ऐसे आवारा, लेकिन कितनी देर में, केवल अपने 2-3-4 एटम के बीच का जो वाइड स्पेस होता है बस उसमें। ऐसा नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। कोई काबिल खान हमसे ये ना कह दे कि सर ये कूद के यहाँ चला आएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली करंट के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन बड़े बड़े मास्टरों को होते हैं, तो तुम तो अभी मासूम से बच्चे हो, तुम्हें क्या पता, ठीक है। तो याद रखना। अब ये देखो रैंडम मोशन हमने दिखाई कंडक्टर के अंदर, ठीक। अच्छा अब इसी कंडक्टर को हम ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक बात लिख दी अंडरस्टूड करने के लिए, लंबा टाइम नहीं लेंगे। ई जीरो, ई क्या है भाई, जीरो, यानी अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं। अब आपको एक जानकर ताज्जुब होगा, भैया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई कर दोगे, अभी बताते हैं। देखो ये कंडक्टर हमने लिया, खुद ही जो पीछे समझाया वो उसी से तुम खुद जवाब देने लग जाओगे। ये कंडक्टर हमने लिया, इस कंडक्टर के एक सिरे को हमने एक सेल से, वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो कुछ भी हो, एक सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ही तुम ये काम करोगे, ये हरकत करोगे, देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल मानते हैं, खुद ही क्या मानते हैं, हाई पोटेंशियल, क्योंकि ये सिरा पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है ये सिरा, पॉजिटिवली चार्ज है। ऐसे ही एक है लो पोटेंशियल, ये सिरा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ये सिरा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नियम होता है ये पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई। अब एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने के बाद नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट में आ जाते हैं। यानी ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे थे, ये जो बदतमीजी कर रहे थे, किधर भी भागे जा रहे थे, अब वो सब एक लाइन में हो जाएंगे। भाई वाह। और यही देखो क्या लिखा है, डायरेक्शनल मोशन। यही जो लाइन में हो गए, यही अब करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन तुम लोगों के दिमाग में एक बात घर कर गई होगी कि अरे करंट तो इधर से आ रही बैटरी से, और अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहे। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आपका घर बन रहा हो और आपका जो 5वां फ्लोर है, उस दिन काम लगने वाला था, उस पे मतलब मजदूर आके काम करने जा रहे थे, और आपकी जो एलिवेटर था जिससे आप रॉ मटेरियल ऊपर पहुंचा रहे थे वो खराब हो गया, और कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, लाइट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो उसका मैं एक फ्री में सोल्यूशन बताता हूँ। 5 लेबर को 5 फ्लोर पे खड़ा कर दो, और खड़ा करके जो भी आपको रॉ मटेरियल देना है
वो ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर और फोर्थ फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पर पहुंच गया। तो रॉ मटेरियल तो पहुंच गया, लेकिन क्या आपके वो पांचों मजदूर अपनी जगह से हिले? नहीं। तो यहाँ रॉ मटेरियल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रॉन है वो मजदूर। कौन है वो? इलेक्ट्रॉन है ये मजदूर। एक्चुअली करंट का चलने का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई काबिल इससे बड़ी डेफिनेशन नहीं बता पाएगा आपको। क्या है ये? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट है। ये नियम है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, इसकी वजह से हमने ऐसा कहा। तो देखो ये करंट कॉन्स्टिट्यूट हो गई। अच्छा, ये यहीं तक जाएंगे, अब उसके आगे की मैकेनिज्म बाद में जब आप हायर क्लास में पहुंचेंगे। तो अब इसके हिसाब से उसे लिखा गया। देखो यहां पे डिफाइन होती है एवरेज करंट। एवरेज करंट ये डिफाइन होती है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ net charge pass through the conductor। net charge अभी आपके लिए कंडक्टर की ही बात करूंगा। pass through the conductor to the time taken let n number of electrons, n number of charges, n number of particles लिखो यार, चार्ज लिखो, particles each having charge q passes through a conductor for time t, then average current I average की वैल्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं n, हर का चार्ज कितना है q, अपॉन टाइम कितना है t। ये क्या है? नेट चार्ज अपॉन टाइम टेकन। यू गॉट माय पॉइंट डियर चिल्ड्रंस? ये करंट की डेफिनेशन हो गई। अब ये एवरेज करंट हो गई। अब अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, तो इसी को हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, और फिर हम उसका रेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेट निकालते हैं। देखिए इसे नोट कर डालिएगा। तो ये फार्मूला, अब यही एवरेज फार्मूला इफ टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा भाई, आपकी बुक में गलत लिखा है तो उसका मैं ठेकेदार नहीं, मैं गलत नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको। तो एवरेज करंट अब हम लिखेंगे इफ टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, then average current is defined as rate of flow of charge, and simply called current, अभी आपके लेवल पे सिंपली कॉल्ड करंट, सिंपली कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। इसी को आपकी बुक ने करंट के नाम से डेफिनेशन दिया, ठीक है। लेकिन करंट की 4 टाइप्स होती हैं, वो हम आपको बताते। आप चाहे तो मेरा वीडियो देख सकते हैं क्लास 12 का, लेकिन यह फिलहाल। तो अब करंट की फिर से हम यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे।
करंट क्या होती है? करंट होती है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या है? Q, और टाइम क्या है? T। ठीक, तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी having SI unit एम्पियर ए। ठीक, 1 एम्पियर is defined as 1 ampere is defined as the charge 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge flows through a cross section in 1 second। in 1 सेकेंड। ठीक, ये भी आप नोट कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, अब करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम इसकी डायरेक्शन दिखाते हैं तो कन्वेंशनली है। ये क्या है? ये कन्वेंशनली है। अच्छा बच्चों, कुछ और चीजें याद रखना, ये बहुत बड़ी यूनिट है बेटा, मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर ये होता है 1 mA। इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ एम्पियर, याद कर डालो। और ये 1 माइक्रो एम्पियर, ये 1 माइक्रो एम्पियर, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। ठीक, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज अ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनली इसका कोई नियम वुयम नहीं है, ये ऐसे ही बना दिया गया, ये ऐसे ही बना दिया गया। बाकी इस चैप्टर में आए है पोटेंशियल डिफरेंस, हमने आपको एडवांस में ही पढ़ा दिया। ले भैया, आपका चैप्टर ए और बी दोनों समाप्त हो गया। इसके न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे। आप सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट किताब से पढ़ लीजिए। हैं, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट सेल होता है। सेल की 2 टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुन लो। एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बीच में जो डिस्टिंक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, व्हाट इज अ सेल? अ सेल इज अ सोर्स ऑफ करंट। सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज अ सोर्स ऑफ करंट। करंट को नापने के लिए हम अमीटर का यूज करते हैं। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्टमीटर का यूज करते हैं। सर्किट में की लगाई जाती है स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने के लिए। ये तमाम चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, इसे पढ़ लीजिएगा और न समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपको बता भर देंगे, क्योंकि कि ये चैप्टर बहुत आसान है और इसी चैप्टर से मैं ज्यादा दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब हम आपको और बताएंगे। बाकी इसमें जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उनको पढ़ डालिए और पढ़कर समझ जाइए, और ना समझ में आए तो हमसे पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन एंड अगेन, ऑल ऑफ यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।